अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहीन अंजुम। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी हर एपिसोड में एक डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। उस डिजीज़ को डिस्कस करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको अवेयरनेस दे सकें, आपको बता सकें, ताकि आप भी अपने लिए बचाव के कुछ इकदाम कर सकें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। चलेंगे अपने गेस्ट की जानिब और वेलकम करेंगे उनको। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौकीरुल इस्लाम साहब। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब आपके? अल्लाह का एहसान। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी हमारे नाजरीन को आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, एक अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, क्या क्या एक्सपर्टीज़ है आपकी, ताकि हमारे देखने वाले जान सकें। आई एम बेसिकली कंसल्टेंट वर्किंग इन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एज अ ओके। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। बेसिक डिग्री मेरी डेंटल सर्जरी की है, फिर मैं फेलोशिप किया मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर। तो आई एम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हुआ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो दैट्स बेसिकली ग्रेट। हमारी एक्सपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत से लोगों को पता भी नहीं है क्या है, और उसमें बहुत सारे और फील्ड्स भी अंदर आई हुई हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ में ट्रॉमा, फेशियल ट्रॉमा, जो ट्रॉमा आपका जो रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं इमरजेंसी में, इमीडिएट एंड देन पोस्ट, यानी उसके ओके। बाद जब उसकी जो मुंह टेढ़े हो जाते हैं, आंखें ख़राब हो जाती हैं, मुंह बंद नहीं हो रहे, नाक ख़राब हो गई, तो ये उसकी डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करना पोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद डेवलपमेंटल यानी हमारे क्लेफ्ट्स हैं, पैलेट्स हैं, उनके और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके हम कटे हुए तालू, कटे हुए होंठ होते हैं, और उसकी फिर आगे तक 20, 22, 23 साल की उम्र तक जब तक उसका फेशियल प्रोफाइल ठीक ना कर लें, 3 महीने से लेके 25 साल की उम्र तक हम उसको पूरा डिफरेंट जो सर्जरीज होती हैं उसमें हम उसको गुजारते हैं एक टीम वर्क के साथ। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट आजकल हमारे यहाँ तो है बहुत है, वो हमारे यहाँ कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं, जो हमारे बिल्कुल मुंह के अंदर बिल्कुल। जो कैंसर होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम है। और दूधों का कैंसर, मुंह का कैंसर, स्किन के उसके एरिया का कैंसर, और फिर आगे चल के फिर हमारे अब कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में जिसे हम कहते हैं एस्थेटिक्स, वो हम जो बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, उसके बाद उसके अलावा बहुत सारी ब्लेफरोप्लास्टीज हैं, हम लोग खूबसूरती के लिए, फेशियल खूबसूरती के लिए जो कहते हैं, वो उसको वो भी हमारे हम वी डील विद दैट। दैट्स ग्रेट। मतलब आज का प्रोग्राम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम नॉर्मली ओरल कैंसर को डिस्कस नहीं करते हैं। मैंने ये देखा है, हमारे पास इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, जबकि मेन टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन ये कि ओरल कैंसर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हम क्या क्या चीज़ों को हम उस क्राइटेरिया में ले सकते हैं कि ये ओरल कैंसर के ज़मरे में आती है। एक्चुअली ओरल कैंसर के ज़मरे में तो खैर बहुत सी चीज़ें हैं, हम्म। बट द थिंग इज डैट कि हमारे यहाँ ओरल कैंसर का एक इसकी जो इंसिडेंस है, आई थिंक हमारे यहाँ इंसिडेंस पाकिस्तान में लंग कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के पास सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है तो हमारे पास ओरल कैंसर का, बट आई थिंक इट इज़ इवन मोर देन द लंग कैंसर। हमारे पास ऐसा कोई रजिस्ट्री नहीं है वो है कि हम देखें और हम उसको बता सकें, बट जिस तरीके से फ्लो ऑफ पेशेंट्स हैं कमिंग एंड डूइंग, स्पेशली सिंध में और पंजाब के कुछ एरियाज़ में, तो ऐसा लगता है कि फ्लडेड है विद स्पेशली इंटीरियर सिंध, और हमारे यहाँ का जो लो लाइंग इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, मेजॉरिटी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो 90% अगर हम देखते हैं तो वो हमारे यहाँ जो हैबिट्स हैं जो हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं और उसको कोई पूछता भी नहीं है, वो पान, गुटखा, छालिया, नस्वार, ऊपर से उसको आप कहते हैं ना कि तेज़ दौड़ाने के लिए आप उसमें सिगरेट भी ऐड कर दें उसमें। नहीं, वैसे इसका रोल है सीरियसली, हाँ हाँ, इन तमाम चीज़ों का सब रोल। चीज़ों का रोल है इनका, शराब का, हुक्के का, शीशे का, ये जितने भी आप आइस वाइस, ये सब, दे ऑल एवरीथिंग, ओके। यस यस, जो 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 मुंह से जा रहा है, जो समझने के जो हराम मुंह से जा रहा है, वो सब हाँ कॉज, दे कैन ऑल कॉज हाँ। दिस थिंग। तो हमारे यहाँ, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो गुटखा है और जो छालियाज हैं स्पेशली, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से, बॉम्बे छालिया, ये छालिया, तुर्की और अगर छालिया, हम जो इसकी बात करें, रोड पे, जैसे एक सौंफ सुपारी टाइप चीज, जैसे हम अगर किसी भी ऐसी सौंफ। उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो जो बिल्कुल। दे कैन कॉज चेंजेस इन दी ओरल मिकोजा कैविटी। मतलब हमें इससे भी अवॉइड करना यस चाहिए। यस, ज़्यादा आप खा रहे हैं, आप पता नहीं कब कब किसको कब रिएक्शन हो जाए। बिल्कुल। और ये सबसे पहली चीज़ जो होती है, हम कॉमनली हमारे पास आते हैं, और आप तो बहुत रैपिडली है, और वो ये है, इसको कहते हैं हम सबमिकोस फाइब्रोसिस कहते हैं, कि जिसमें मुंह ऐसा ऐसा बंद होना शुरू हो जाता है,
और वो सख्त हो जाता है अंदर से, और वो उसका रिएक्शन है टू दैट गुटखा पान छालिया जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो पता चला जनाब वो आज से ऐसा मुंह बंद होना शुरू हो गया। अच्छा, ये वाला सीन मैंने देखा है। मैं छोटी थी तो मैं उस वक्त इतना डायग्नोज नहीं कर पाई, इतना जान नहीं पाई कि क्या चीज़ है, लेकिन मेरी नानी के साथ ये इशू था, मुंह उनका खुलता नहीं था। हाँ, बहुत कम, बिल्कुल, और वो और होम्योपैथिक उनको थेरेपीज और चल रही थी उनको उनकी। उनको मिर्चें लगती होंगी। हाँ, उनको तेज और बहुत लगता था। हाँ, तेज बहुत लगता था, मिर्चें लगती थी, खाना नहीं खाया जा सकता। इसकी वजह से फिर जब खाना नहीं खा सकता तो बंदा फिर वो उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती बिल्कुल। है, उसका इम्यूनिटी का डिक्रीज हो जाती है, तो और बीमारियां भी साथ साथ लगनी शुरू तो हो जाती उनका हैं। ऐसा क्या रीजन होगा, क्योंकि इस तरीके की कोई चीज़ तो वो इस्तेमाल नहीं करती थी ना, मतलब क्या पान गुटखा या इस तरीके की कोई हम चीज़ कहें कोई एडिक्शन वाली, तो वो तो ही नहीं यूज़ करती थी। देखें, ये होता ही है कि वो उन्होंने एक छालिया खा ली, अच्छा। किसी ने एक छालिया खा ली, एक दिन में दो खा ली, ज्यादा नहीं, एडिक्शन नहीं है, अच्छा। चलते फिरते दो खा ली, या दिन में दो खा ली, दिन में एक खा ली, तो उसको आप एडिक्शन भी नहीं लेके जाते। हम वाकई बट में। वो आदत समबडी अंदर का जो उसका सिस्टम है, यानी उसकी वो कोई कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आ रही हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो ये बिकॉज दिस इज ऑल ऑटो इम्यून, ये ऑटो इम्यून बीमारी है, ये हर एक को नहीं होगी, बट ऑटो इम्यून है, जिसको उसमें वो प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आपको अच्छा, आ इसको जाता है। हम ओरल कैंसर के कैटेगरी में ही लेंगे? नहीं, ये इस कोरल कैंसर की ये शुरुआत है, ये शुरुआत नहीं है, ये प्री कैंसर है, यानी इसके बाद ये ठीक नहीं होता, बढ़ता है। जो चेंजेस हो जाती हैं ये ठीक नहीं होता। जो हमने देखा है वो ये देखा है कि 10 से 12 साल में जिसको हो जाता है, 80% लोगों को, 60 to 80% लोगों को 10 से 12 साल में कैंसर हो जाता है। उसके बाद अगला 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 जो स्टेप है वो कैंसर का ही है, पीछे का नहीं है। मतलब ये ठीक नहीं होता। नहीं, ठीक नहीं होता, खत्म नहीं होता। ठीक ठीक तो ठीक। उसको वहाँ रोकने की कोशिश की जा सकती है, उसको आपको न्यूट्रिशन लेवल्स आपको ठीक किए जाएं, ताकि उसके जो असरात हैं ना हो या डिले हों। तो आजकल तो ये 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चों में भी ये पूरा मुंह बंद है, 1-1 मिलीमीटर खुल रहा है, 2 मिलीमीटर खुल रहे हैं, तो वो तो सारी जिंदगी पड़ी है। 15 साल का बच्ची है, बच्चा है, बच्ची हैं, 14 साल के बच्चे बच्ची हैं जिनके मुंह ही नहीं खुल रहे। अब तो उनके उसकी क्या वजह reasons से हैं? उसकी वजह से कैंसर नॉर्मली पहले के ज़माने में, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले जब हम मेडिकल में थे, तो इट वाज अ डिजीज ऑफ द मिडिल एज एंड ओल्ड एज पीपल, यानी 40 साल 45 साल की उम्र। आज मैंने 18 साल के बच्चे को भी ऑपरेट किया है। ठीक ठीक। और उसके रीजन क्या कैंसर है? कैंसर को, उसकी ये रीज़न है, उसको पहले एसएमएफ हुआ, वहाँ से उसका अल्सर बना, वो जी। पेनलेस होता है, बंदे को पता नहीं चलता, क्योंकि जब भी एक याद रखें, जब भी कहीं अल्सर होगा, यानी ब्रीच हो गया एपिथेलियम में, आप कहेंगे जख्म है, मैं जख्म है, तो वो जख्म, कोई भी जख्म आपकी बॉडी में हो, याद रखें उसका रूल है 14 दिन में अगर हील नहीं होता तो उसकी आप जाके चेक करें, उसकी बायोप्सी होनी चाहिए, सब होना चाहिए, समथिंग इज नॉट राइट। अब मुंह के अंदर जो ये अल्सर्स होते हैं, दे आर नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ टाइम दे आर पेनलेस। जी। अच्छा, अब वो पेनलेस तो होता इसलिए है कि वो जो 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 जिस जगह पे हो रहा है वो जगह मर चुकी है। पेन इज अ साइन ऑफ लाइफ। अच्छा। ठीक पेन है, इसका मतलब नसें काम कर रही हैं, आप में ठीक, जिंदगी ठीक, की हरारत है, इज अ ठीक। साइन ऑफ लाइफ। पेनलेस जो भी चीज है ना वो ठीक नहीं है। तो लोग ये समझते हैं यार दर्द तो नहीं हो रहा, मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मगर वो बढ़ रहा है, ठीक हो जाए, तो दैट इज वो जो रॉन्ग कंसेप्ट हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों के अंदर, और कुछ आसपास के लोग भी दे देते हैं कि जिस तरह ये कहा जाता है कि यार बायोप्सी मत कराएं, कीड़ा, वो क्या कहते हैं, वो छुरी ना लगवाएं हाँ, ये भी कि सुना वो है। फैल जाएगा। बिल्कुल वो बिल्कुल फैल तो बिल्कुल। रही है, वो ठीक तो नहीं हो रहा ना, हाँ बिल्कुल। तो वो फैल के आप उसको तशखीस तो करा लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसकी 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 पता तो चले क्या, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, उस तरह की चीजें, बहुत सारी और चीजें भी हो सकती हैं। और हाँ। और है तो किस टाइप का कैंसर है, कौन सा कैंसर है, क्योंकि उस टाइप के जो हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी आएगी, यानी जो बायोप्सी की रिपोर्ट जो हम अंडर दी माइक्रोस्कोप देखते हैं, जो हमारे पास आएगी, तो हमको पता चलेगा यार हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। तो बिल्कुल। कैंसर सीए की ट्रीटमेंट अलग है, कुछ और कैंसर है तो उसकी ट्रीटमेंट किसी और तरीके से होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे यहाँ एक कंसेप्ट हैं जो समहाउ द अदर ये बहुत है कि नहीं यार इसको चीरा लगाएंगे तो फिर, चीरा लगाने से फैलता जरूर है, ये नहीं कहना नहीं फैलेगा, बट उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट कराओ ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर एक आम बंदे की बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब किस बात से हम जज कर सकते हैं कि नहीं ये खतरे की बात है? एक तो आपने बात बता दी कि पेन नहीं होगा तो मीन्स खतरा है,
लेकिन पेन नहीं होगा वहां पे, उस स्वेलिंग सी हो जाएगी वहां पे। और अगर वो हड्डी के करीब आ गए तो वो दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, और आगे चलता है तो अल्लाह माफ़ करे, हमने तो बहुत देखे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है तो बाहर निकलता है या अंदर की तरफ जाता है, बाहर बहुत आगे बढ़ गया तो स्किन को फाड़ता हुआ निकल गया। अच्छा अच्छा, तो आगे चल के चूंकि ये इतना एक्सट्रीम लेवल पे चल जाता है। स्टेज पे डिपेंड करता है। हाँ। और फिर उसमें जब जितने नेक्रोटिक यानी ये सब तो मरे हुए स्किन होगी ना, तो उसमें मैगेट्स यानी कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, एक और चीज मैंने ऐसी यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी कि हमारी थूक में ना तार बनना शुरू होता है, एक तार जैसा बनता है, तो वो हमारे लिए सही अलामत नहीं होती। मैं आपसे पूछ रही हूँ ऐसी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ऐसा कुछ सिनेरियो है कि जैसे नॉर्मली हम अगर अपने थूक को लेंगे तो लिक्विड है, वो बिल्कुल एक तार जैसा नहीं बनेगा, लेकिन हमारे थूक का जब तार बनना शुरू हो तो मैंने सुना है वो खतरे की बात होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। ये तो तार कभी किसी की बनी नहीं तो किसी की रॉ नहीं बन जाए, पता नहीं इसका नहीं, मेरे को वो मैंने एक I have वीडियो no देखी idea। वो जस्ट फॉर व्यूज। बस ठीक है। ठीक है अब ठीक तार बन गई, मुझको नहीं पता तार का क्या रोल है, है। वही मैंने कहा कि ये मौका अच्छा है मैं आपसे ये सवाल करूं कि ऐसा क्या इस तरह की रीजन, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप वो जस्ट फॉर व्यूज के लिए पोस्टिंग हो रही है। बस ये होता है कि बस अपनी आई थिंक रेटिंग बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। तार भर गई, मैंने कहीं, मुझको नहीं पता इसका, आई कांट गिव अ कमेंट ऑन एनीबॉडी। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मैं है, भी गौर से देखूंगा यार किसकी तार बन अब रही है। आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये हो रहा है ये या नहीं। तार हो रही है इतनी लंबी एक नया टॉपिक मिल गया है वैसे। अच्छा, एक और क्वेश्चन डॉक्टर साहब कि ये बीमारी लगने वाली है, अगर एक बंदे को हुई है ये बीमारी, या इन्फेक्शन हुआ है या ओरल कैंसर हुआ है, ये दूसरे को लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, बट अच्छा। जेनेटिक में जेनेटिक्स में जरूर है ये प्रॉब्लम है कि, मगर ये नहीं कि थूक से लग जाएगा उसके, या खाना खाने उसके बाद खाना बैठ के ये छूत की बीमारी नहीं है। इट डजंट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। एहतियात करनी है, अब वो है दैट इज इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट कि आपको मतलब कोई यूज की चीजें एक गिलास में, जैसे Yes, वही गिलास से नहीं, पानी नहीं, पी लिया, ऐसा वही नहीं है, टॉवल यूज कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं, कोई इशू नहीं इट इज है। नॉट दैट। अच्छा, इसके लिए डाइट प्लान हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ता है इससे बचने के लिए, वही जो नॉर्मल रूटीन का हमारा खाना चले, चीजें चल रही हैं? सबसे द रूट कॉज इज समथिंग एल्स। रूट कॉज हमारे यहाँ जो 90% या 95% जो रूट कॉज, इसके अलावा भी देखें बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो ये बिल्कुल चीजें इस्तेमाल नहीं करते हाँ, सारी यही जिंदगी सवाल। में, तो वो बहुत उसमें उसके कॉजेज कुछ और हैं, यू सी। बट हम जो डिस्कस कर रहे हैं जो कॉमन कॉज है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमन कॉज यही है, पान गुटखा छालिया। गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे उसको रोकने में नाकाम है, क्योंकि इतना सब कुछ है, आप समझ सकते हैं कि सभी इसमें बह रहे हैं, बोलते सब हैं मगर कर कोई नहीं सकता, वाकई। और करना चाहता है क्योंकि उसमें इतना सब कुछ इन्वॉल्व है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक तरह से सबने जब उनके अपने घर पे पड़ती है तो उनके भी लोग आते हैं, अल्लाह माफ करे। बट ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि माउथ ओपनिंग सही नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। किसी और बीमारी से क्यों, आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, आप मुंह खोल के सही तरह खा नहीं सकते, आप बहुत सारी चीज़ें सही तरह से चुबा नहीं सकते, बिल्कुल। तो आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही होती है तो आपके इम्यूनिटी जिसने दूसरे बीमारियों से लड़ना है, कुव्वत मुदाफ़त, वो आप में कम हो रही है। तो उसकी वजह से ये स्पाइरल इफेक्ट है जो और चीज़ों की तरफ जा रहा होता है। ठीक ठीक। तो वो हम समझ रहे हैं कि अब बहुत सारी दवाइयाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल यानी अब विटामिन सी है, अब विटामिन सी लेमन है, ये तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं, ये इनका इस्तेमाल है, एंटीऑक्सीडेंट करते हैं, वो उसको स्लो प्रोसेस में ले जाएंगे। बट मेजर तो प्रॉब्लम जो है वो तो अपनी जगह पे है, जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इम्प्रूव। लेकिन एक चीज है कि वो ये कि अगर हम कहें कि तंबाकू, शराब और जितनी भी सारी ड्रग्स हैं, इनकी वजह से ये कैंसर हो रहा है, लेकिन सिर्फ इनकी वजह से नहीं हो रहा। अब जो जिन वजूहात से नहीं हो रहा है, ये वजूहात को अगर हम हटा दें तो इसके अलावा अब वो एक आम बहुत थोड़ा है, वो दैट इज 3 to 5% लोगों में है, HPV की वजह से और दूसरे वायरसेस की वजह से भी हैं, कुछ और लोग भी होते हैं जिनके कुछ भी नहीं होता, तो वो उनके अंदर की एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है जो कुछ हो रहा होगा, तो वो एक बहुत थोड़ा तबका है जिसमें तो मतलब उनको किस वजह से होता है, मतलब क्या कोई भी वजह हो सकती है, कोई अननोन वजह, कोई ऐसी वजह नहीं हाँ, है, ये अननोन वजह है, ये अननोन वजह है, बस इसमें सिर्फ ऊपर की जात को पता है,
जात वाले को अच्छा पता, अच्छा, ठीक है। मतलब ये कुछ खतरे चीजें की बात उन लोगों के लिए है जो सब ये ड्रग्स का इस्तेमाल करें। मेजोरिटी मेजोरिटी, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली जो ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स नहीं, ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, पान, चालिया, गुटखा, सिगरेट, ये डबल एक्शन राइट कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपने सिगरेट भी पी रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो एक चीज जिसको 6 महीने में होनी है वो 4 महीने में हो जाएगी। बिल्कुल तो सब बिल्कुल। मल्टीप्लाई कर दे आर ऑल एक्टिंग ऑन दोज क्रोमोसोम्स, दे आर एक्टिंग ऑन दोज जेनेटिक्स के उसके ऊपर है कि जहाँ पे ये म्यूटेशंस जो हैं वो इंक्रीज कर जाती है। और फैशन भी बना लिया है डॉक्टर साहब कि अगर कुछ एडिक्शन नहीं भी है ना तो शायद उसको फैशन फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कुछ समझ रहे हैं कि कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, जबकि उनके लिए कितना जानलेवा साबित हो रहा है उसका उनको आइडिया है नहीं। अब ये फैशन वाली बात तो फैशन इंडस्ट्री बताएगी। गुफ्तगू अच्छी जा रही है वैसे। उसका तो वही बताएगी, उसके बिल्कुल लिए बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, मतलब हाँ जी। कि पता कैसे लगेगा? अब जैसे मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, लेकिन हो सकता है मेरे साथ ऐसा कोई इशू हो, तो मुझे देखिए किस एक स्टेज तो पे हमारे जाना यहाँ चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दिस इज गुड क्वेश्चन इन वे, कि हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो 60 साल के हैं, यार मैंने आज तक कभी किसी को मुंह दिखाने नहीं गया अंदर का, यानी मुंह खोल के नहीं दिखाया किसी को, ठीक ठीक। डेंटिस्ट के पास ही गए, डॉक्टर के पास ही गए। तो आई थिंक ये कंसेप्ट इसको अब चेंज होना चाहिए। हम सो कॉल्ड अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको जिस एंड आई थिंक इट शुड बी मैंडेटरी कि साल में एक दफ़ा तो आप जाके विजिट करें, और जिस तरह बाहर की कंट्रीज़ में है कि जी आपको अपना कार्डिक रिव्यू और अपना कोलोनोस्कोपी रिव्यू आपको कराना है 40 साल की उम्र पे या 45 साल की उम्र में। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीबडी, इस साल में एक दफ़ा आपने कराना है। इस तरह ये ओरल कैविटी की ये सब चीज़ें मुंह तो दिखाएं जाकर बिल्कुल कि बिल्कुल। जी अंदर कुछ क्या है, कैविटीज़ हैं, तो बड़े फखरी अंदाज से कहते हैं कि यार मैं डॉक्टर साहब आज पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ, तो वो फखरिया नहीं है। तो कितने टाइम में हमें जाना चाहिए वैसे आपको चेकअप के लिए? कम से कम 6 महीने बाद तो जाना चाहिए ना, नहीं तो कम साल में एक दफ़ा तो जाए ना। आप जाएंगे तो पता चलेगा यार आपके एक्सेस होंगे, ये होगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। मुसूड़न का प्रॉब्लम तो तकरीबन हर एक को है, तकरीबन हर एक को, तो किसी को कभी ब्लीड हो गया, कभी कुछ, तो आप उसके लिए जाएंगे तो सही तो पता चला। आप बाद में जब उस स्टेज पे आते हैं क्या वो दांत ही हिलना शुरू हो गया, हाँ बिल्कुल गम, ऐसे। फिर वो उसकी ट्रीटमेंट, हर स्टेज की ट्रीटमेंट अलग है, फिर कहेंगे आप डॉक्टर साहब महंगे हैं। ये भी बात है, वो एकदम केस को बिगाड़ के जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो लाजमी सी बात है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। Definitely सी बात है। This is the biggest problem we are facing. So मैं कभी किसी को सोचे नहीं, एहसास ही नहीं हुआ कि यानी बहुत दफा ऐसे मुंह खुलते तो कि यार आपको खुद अपनी बदबू नहीं आती मुंह से। अच्छा, हम दूसरों को क्या बोले, हमारे अपने घर में भी जब कोई बहुत ज्यादा पेन होगा दांत में तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वरना तो साल साल गुजर जाते हैं, कोई भी नहीं जाता। हाँ? कि हमें एक चेकअप के लिए जाना चाहिए, पता करवाना ये चाहिए। ये हमारी नेचर ऐसी है ना, हम लोग की तरबियत ऐसी नहीं हुई ना। स्कूल में कोई ऐसे कोई आपको बताया जाता है कि नहीं यार यू मस्ट गो, ना हमारे यहाँ कोई घर के अंदर कोई ऐसी तरबियत है। तो बिल्कुल। आप डेफिनेटली अपने बड़ों को देखेंगे, जब बड़े ही नहीं जा रहे तो छोटे क्या जाएंगे। बिल्कुल 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 ऐसा ही है डॉक्टर सो साहब। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये सिर्फ सर्जरीज की तरफ ही जाता है या मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है? देखिए ये स्टेजेस हैं, तीन मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, और वो ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ हैं, एक तो आप या सर्जरी करें, और फिर दूसरी मोडालिटी इसकी शुआओं के साथ भी है, और फिर तीसरा है तो उसमें हम दवाइयाँ भी देते हैं। कैंसर ड्रग्स होती हैं वो भी हैं, कैंसर ड्रग्स, कीमो, रेडिएशन साथ। तो ये डिपेंड करता है उसके पहला क्या करना है। मेजॉरिटी 80 to 90% केसेस में 80% केसेस में अगर आप अर्ली स्टेजेस में आ रहे हैं, T1 T2 स्टेज है, स्टेज 1 स्टेज, इवन स्टेज 3 के भी बहुत सारे कि जो यानी वो तो हम लोग आपको पैरामीटर्स बता सकते हैं ना कि, तो उसकी में सर्जरी इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। ठीक है। तो वंस, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि जी आप जाएं, विजिट करें और दिखाएं और जाके डायग्नोज करें, एंड दैट इज बायोप्सी। ठीक है। बायोप्सी होगी तो पता चलेगा अंदर है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सीटी स्कैन्स होते हैं, उसके MRIs होते हैं, जो भी, वो तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है उसको क्या है पसंद करना है। फिर उसका एक पूरा प्रोसीजर, अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो वो देख के, सीटी स्कैन को देख के, फिर इसका नॉर्मली हम लोग हमारे यहाँ पे एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग भी होती है, ओके। जिसमें दूसरे ऑन्कोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, रेडियोथेरेपिस्ट भी बैठते हैं, सर्जन भी बैठे होते हैं, हम डिसाइड करते हैं इसका सर्जिकल प्लान क्या होता है। तो वो दैट इज डिस्कस विद द पेशेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली कि हम उसकी सर्जरी करके निकाल देंगे,
और जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट इज आफ्टर सर्जरी। ठीक ठीक। कि चलो डॉक्टर साहब, उसकी आफ्टर उसकी सर्जरी उसकी को हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। श्योर श्योर। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे और डॉक्टर साहब से हम सवाल कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आफ्टर सर्जरी क्या प्रिकॉशंस होते हैं, तो उसके बारे में बताइए। देखिए जी, सर्जरी की जो मोडालिटी है वो बहुत एक्सटेंसिव, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आप कहाँ का मुंह के किस हिस्से में वो इन्वॉल्व है। जुबान की उसकी अपनी एक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपनी एक कैसे उसको कितना काटना है, कहाँ कितनी इन्वॉल्वमेंट है। इस तरह अंदर मिकोजा, चीक मिकोजा का अलग प्रॉब्लम है, बोन की इन्वॉल्वमेंट अलग है, ऊपर का चेहरे की बोन की इन्वॉल्वमेंट अलग है, चेहरे उसके साथ कभी कभी चिपका हुआ होता है जिल्द के साथ, तो वो जिल्द भी निकालनी पड़ती है, ओह, तो वो तो खुला हुआ। तो डिफरेंट मोडालिटीज हैं, डिफरेंट सर्जिकल प्लान्स होते हैं। तो वो हमको सर्जरी जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द केस, उसके मुताबिक फिर हम डिस्कस करते हैं, बट सर्जरी हैज़ टू बी डन। तो मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को जो फेस होता है कि हम लोग पोस्ट सर्जिकल जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जो डिफेक्ट्स आते हैं जी कि उसको हड्डी कैसे काटी गई, ठीक है बिल्कुल। ना, उसको फिर हड्डी लगाई कैसे गई, उसको उस एरिया को भरा कैसा गया, फिर बाद में पेशेंट कहता है यार 2 साल तक अल्लाह ताला ने करम किया उस पर, खैर वाफियत हो गई, तो वो कहेगा जी मेरे को दांत लगा दो। तो वो सब चीजें हमको उस वक्त सोचनी है, उसके बाद हम इसको कैसे सर्जरी से पहले सोचनी है कि ये करना है कि हम 2 साल बाद इसको ये कर सके, दे सके ना दे सके। तो बिल्कुल तो बिल्कुल। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी सर्जन जो होते हैं ना, वो सिर्फ हड्डी निकाल के सर्जरी नहीं करेगा, हम लोग उसको आगे तक लेके तक सोचना होता है कि उसकी रिकंस्ट्रक्शन, उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, ताकि ठीक है। उसको एक आप उसकी मुआशरे में उसकी अपनी एक अफादियत को कैसे कायम रखना है। सो ठीक दिस इज व्हाट वी आर दिस इज मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल जो ठीक। इस तरह की सर्जरीज कर रहे होते हैं। अच्छा This डॉक्टर is- साहब, मेन क्वेश्चन है वो ये कि उतना ही खतरनाक है जैसे हमारे पास जी नॉर्मली जी सुना बिल्कुल जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल ब्लड बिल्कुल कैंसर, बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक तो है। मतलब डे फर्स्ट से हम इसको इट इज खतरनाक लेंगे। देखें खतरनाक देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टेजेस पे डिपेंड करता है। उसके बावजूद भी 65% चांसेस होते हैं कि पहले 3 साल में फिर आ जाता है, मतलब ये कहीं ना खत्म कहीं से होगा फिर दोबारा आ कहीं ना जाएगा। कहीं से आ जाता है। 65% चांसेस होते हैं, सेकंड प्राइमरी हो सकता है। तो उस मुंह तो एक है ना, बिल्कुल मुंह तो एक अंदर से एक ही है। वो आज यहाँ से नजर आ गया, हो सकता है यार वही प्रॉब्लम तो अंदर उसने पान गुटखा छालिया का जो मवाद लिया है उसका यहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा, ये कहीं तो और से बहुत भी- खतरे की बात है। यस, तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है, तो उसको हम वो ना हो, उसके लिए ना हो, उसको भी सोचते हैं, हम्म, ठीक है। सो मगर व्हाट इन थिंग्स विच हैव कम इन आवर अंडरस्टैंडिंग, इन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेजॉरिटी हमारे यहाँ उन लोगों को वापस होता है 3 साल फिट हो गए, सही है, सही जा रहे हैं माशाल्लाह, 4 साल तक सही हो गए, वापस आया तो बजाला फिर हो गया। क्यों हो गया अच्छा यार, मैंने फिर सिगरेट शुरू कर दी, अच्छा अच्छा, ये भी तो है ना। मैंने फिर कहाँ पान गुटखा खा लिया। मतलब अगर ऑपरेशन के बाद इसको अवॉइड करेंगे यस, तो फिर कंट्रोल। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब रब की बात है, ठीक है जी। हम आपको बता सकते हैं कि यस इट शुड नॉट बी डन, ठीक है। इट शुड बी। बहुत सारे ऐसे हुए हैं, केसेस ऐसे भी होते हैं, अल्लाह ताला खैर करे, कि हमने किया, रिपोर्ट आई फर्स्ट क्लास, यू आर फाइन, गुड, बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं है, 6 महीने बाद फिर हो गया उसको। तो ये सब रब की बात है, ये इस पे हम, ये सब चीज़ें चल रही हैं, मार्जिन भी ठीक हैं, क्लियर हैं, ज़बरदस्त हुआ है, सर्जरी भी अच्छी हो गई, नोट्स भी ठीक हैं जी, सब कुछ है, बट बहुत सारे पेशेंट हैं कि 6 महीने बाद उसको फिर हो गया, उसकी रेडिएशन भी होगी फिर हो। तो वो एलिमेंट कम है, वो नंबर कम है, परसेंटेजेस कम है, बट ये परसेंटेज ज़्यादा है कि 4 साल के बाद उसने वापस से शुरू कर दिया। तो मतलब रिकरेंस के आपके जो रेड फ्लैग है इसका होना रिकरेंस के लिए कोई ना कोई फिर कॉज, मेजॉरिटी लोगों के पास वो कॉज होता है। ही। ठीक ठीक। उसने कभी कभी चलते फिरते चुस्का लगा लिया, वो एक आध ले ली बस। वो कुछ भी हो सकता है, इट्स कैन बी एनीथिंग, यू सी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सर्जरी के बाद, रेडिएशन के बाद वो टिश्यूज जो होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं ना, उनका क्या रिएक्शन होगा आई डोंट नो। तो ये सब चीज़ें वन हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर और उसको अबाइड करना है, जैसा ये
हराम है। अच्छा, एक सवाल ये कि फॉर एग्जांपल मैं अपने हवाले से पूछूं, क्योंकि हमारे देखने वाले भी वही सवाल जानना चाहते हैं जो एक आम बंदा करता है। तो अगर मैं उस हैसियत से आपसे सवाल करूं और पूछूं कि अगर मैं अपने घर में जाती हूं, घर में मेरे 5-6 अफराद हैं, तो मैं उनको कैसे अवेयर कर सकूं, उनको कैसे डायग्नोस कर सकूं, उनको कैसे बता सकूं कि ये भी एक इशू है जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, हम इस पे डिस्कस नहीं करते हैं, इतना सोचते नहीं है। तो कैसे अवेयर करूं, कैसे बताऊं कि हाँ ये भी चीजें आप लोगों को टेस्ट करवानी चाहिए या हम डायग्नोस करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो मैं क्या करूं जाके? सबसे पहला काम तो ये करें, बच्चों को पैसे मत दें। और जो हम खुद खाते हैं उसका क्या करेंगे? वो तो अब अगर आप इस उम्र में भी अगर आप भी अब भी समझ में ना आए, नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल के क्या चीजें ऐसी जो अवॉइड करना चाहिए? नॉर्मली हम चिप्स वगैरह, अगर हम उस तरफ नहीं जाते हैं, एक नशावर चीजों की तरफ ना भी जाएं, तो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चिप्स हो गए, कैंडीज हो गई। देखें ये इन चीज़ों से, ये सब चीज़ें दांत खराब कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है ना, हम्म। जो कहीं ना कहीं से रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है। कैंसर के लिए कुछ और चीज़ें हैं। हम्म। ठीक है ना, अगर आप उसके में फिर भी लगी हुई हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या है? जैसा आजकल हमारे यहाँ पे ये है कि बच्चे पैदा होते हैं, माँ के पास टाइम नहीं है या बाप के पास टाइम नहीं, व्हाटएवर इट इज, एक्स वाई जेड, मैं किसी की बात, डिफरेंट सी बात है, उसने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, बिल्कुल। वो मोबाइल देख रहा है, तो अब वो वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ जा रहा है बच्चा। वो 2-3 महीने का बच्चा होता नहीं है, वो मोबाइल देख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, क्यों? अपने आप को, हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता यही है। दिस इज द रीजन, वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द बेसिक रीजंस एंड मेजर रीजन आई थिंक कि माँ ने, वो बच्चा रो रहा है, क्यों? माँ तो खा रही है, उसको पकड़ा दिए 2 रुपए, जाके वहां जाकर तू सी, बिल्कुल। वो जाके वो तारा वारा जो भी है वो खा रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, तो आदत पड़ गई। तो इट हैज टू बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम योर होम बिल्कुल। एंड राइट एट दैट एज। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम नॉर्मली चिप्स और दूसरी चीजें खा रहे होते हैं, ये खतरनाक नहीं है। नहीं, ये आपके ये दांत खतरनाक खराब कर कैंसर, सकते हैं। कैंसर की तरफ नहीं लेके जाती हैं आपको ये सब हाँ। चीजें। ये तो आपको पेट खराब हो जाएगा, या दांत मुसूड़े खराब होंगे, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, या आपको वो कुछ और प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट नॉट ओरल कैंसर्स। ठीक ये ओरल कैंसर की तरफ नहीं आते, बट उसकी अलग ओरल कैंसर्स की मैंने आपको जो एक लिस्ट बता दी जो मेजर है, मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस, मेजॉरिटी हमारे यहाँ क्या रीजन है, वो ये रीजन है। तो उसके लिए स्टार्टिंग कहाँ होगी? यानी अब मेरे पास बाप भी आया, बेटा भी आया, दूसरा बेटा भी आया, बाप को भी कैंसर है, उसी वक्त बेटे को भी कैंसर है। वाकई? जी, ये कॉमन है एक ही फैमिली के अंदर, एक फैमिली में 2 बंदे की सर्जरी हो रही है, तो रीजन यही? ये सब यही खा रहे हैं। और तीसरा बेटा को बोला, वो भी अभी भी वो भी नहीं छोड़ा, और उन सब के बच्चे खा रहे हैं। तो 1 साल के बाद उसका बच्चा भी आ गया, उसको नहीं हुआ, बाप को नहीं हुआ, उसके बच्चे को हो गया, 21 साल का। सो ये देखें, दिस इज देयर, उसमें और मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएंगे, बहुत सी चीजें, इम्यूनिटी कम होगी, कुछ भी हो सकता है, बट मेजर चीज तो यही है ना हमारे यहाँ, जिसके ऊपर कोई ना गवर्नमेंट सिर्फ बोलती है, कुछ नहीं की है, कुछ पता नहीं कहाँ रेड होता है, किसको रेड होता है, और कहां से वो पैसे लेके करते हैं। दिस इज एवरीबडी नोज इट। हम शिकवा ही नहीं कर सकते। हम तो तंग आ गए, थक गए ना, थक गए क्या क्या क्या। और 1, 2, 3 बंदों के अवेयरनेस देने से, और इसकी ट्रीटमेंट इट्स सो डिफिकल्ट, एंड समटाइम्स इट बिकम्स, दे कम टू एट दैट स्टेज टू अस कि हमको भी, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। यू सी, आपकी रिकंस्ट्रक्शन का है, रिकंस्ट्रक्शन आपका, अगर हम फ्री फ्लैप की तरफ जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी वाले इन्वॉल्व होती है इसमें, आईसीयू इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब चीजें इट टेक्स 7, 8, 10 लाख रुपीज बिल्कुल मिनिमम। हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो ऐसा क्या करें डॉक्टर साहब, जैसे अगर मैं और बेसिक्स उसको खत्म करें। इट शुड बी अ जंग, ये जंग है, बिल्कुल वार फुटिंग पे। डू इट। जिस तरह आपको हेलमेट पहनाना है, पकड़ के आगे पीछे 4 बच्चे, एक मोटरसाइकिल पे 4 बच्चे एक मोटरसाइकिल और 6 लोग जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये भी तो मसला है, अगर कोई चीज बैन होती है तो ब्लैक में मिलना शुरू हो जाती है। तो वो मसला किसका है? 2 लोगों का मसला है ना। गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही या करना नहीं चाह रही, और हम सीखना नहीं चाह रहे, हम खुद इन्वॉल्व हैं उसी जुर्म में। वो खत्म, छोटी सी बात। तो इट्स हमारी जो सोड है वो दोनों ही साइड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हमको अपना ही नहीं अगर पता एज ए नेशन
एज अ मुल्क, एज अ फैमिली, बिल्कुल बिल्कुल यू सी, इट्स easy to give birth, it's difficult to become mother and father. बिल्कुल बिल्कुल बच्चा पैदा करना आसान है, वाकई। उसको पढ़ाना उसको करना इट्स डिफिकल्ट। बहुत सी और चीजें। ये सिर्फ इससे हटके भी ना एक पूरा एक प्रोग्राम इस पे रेडी हो सकता है, और एक लंबा टॉपिक ये जाएगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। सोशल इश्यूज हैं, फैमिलीज इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ऑल दीज अफेक्ट्स। एक वक्त का खाना नहीं खाते, एक वक्त का खाना सिर्फ गुटखा छाली है। बिल्कुल। अच्छा, ये लोग जो खाते हैं गुटखा छालिया वगैरह, ये लोगों को खाने की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, इनके शायद खुराक ही यही होती है, या वो तो खराब, वो तो डेफिनेटली जिसको आदत पड़ जाए, अब उसको कुछ कह नहीं सकते, बट अगर आपको ठीक करना है तो पहले यहां से ठीक करना है, और ये तकरीबन नामुमकिन के बराबर है। फिर हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम है सिर्फ अवेयर करना, हम आप बता सकते हैं, हाँ। बोल सकते हैं, बाकी जिनके दोज हु मैटर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और सवाल था डॉक्टर साहब कि हाइजीन का कोई रोल है कि मीन्स डेली हम 2 से 3 बार टीथ ब्रश कर रहे हैं, या हम इसका हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, या कोई ओरल ऐसी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं हम जिससे हम इससे बच सकें, कुछ रोल है या जस्ट ऐसी? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स है ना हमारे पास, बहुत सारे चल रहे हैं, विटामिन ई ले सकती हैं आप, ए है, ई है, विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी अच्छी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें कुछ देर, विटामिन सी है, ये वो चीज़ें हैं जिससे हम उसको कुछ देर तक प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं प्रोसेसेस को। बट अगर ये किसी को एक दफ़ा हो जाए, या वो उसके अंदर वो जेनेटिक चेंजेस हैं वो ऑलरेडी मौजूद हो जाती हैं, किसी को नहीं पता, तो देन वो तो ट्रिगरिंग, ये सब ट्रिगर्स हैं। ठीक ठीक ठीक। ये सब ट्रिगर्स हैं जो आपको बताया ना, पान, गुटखा, छाले, डिस्वार, हर एक को तो नहीं हो रहा। हाँ, ये बात भी है। ठीक है ना, हर एक को नहीं हो रहा, तो वो अल्लाह ताला ने उसको बचाया हुआ है। हाँ, जिसको हो रहा है, तो लेकिन ये भी एक वैसे एक वो मैंने आपसे कहा तशवीश का ना ना, वो क्रोमोसोमल और जेनेटिक्स का रोल तो है ना इसके अंदर, इसलिए हर एक को नहीं हो रहा। या किसी का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है जो हो उसे सकता है, एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रहा ना, नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो 50 साल से मुंह में लेके सोते हैं वाकई, और नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे पास अगर बात की जाए तो तकरीबन 90% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, अच्छी खासी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। तो इसका एक तो ये हमको बेसिकली यहाँ पे काम करना है, फिर उसके बाद सबसे जो हमारे लिए और जो दूसरी प्रॉब्लम आती है, पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जी मैं रूहानी इलाज भी करा रहा हूँ, मैं होम्योपैथिक भी जाता हूँ, भाई आप जो मर्जी कराएं वो कराते रहें, मगर ये आप करा लें, ये स्टेज पे है। ठीक है, क्योंकि जब आपका डायग्नोस हो जाता है, देन द फाइट इज बिटवीन द टाइम, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल। अब आप पता नहीं किस स्टेज पे आए हैं, T4 स्टेज है या स्टेज 3 है, स्टेज हमको नहीं पता, जो भी पेशेंट, तो उससे आगे ना जाए ना। ये वो स्टेज है जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कैंसर फ्री एरिया बना सकते हैं। बाकी तो रब की बात है, रब बेहतर करे, आपके लिए बेहतर करे, हमारे लिए भी बेहतर करे। तो मगर होता क्या है, उसको डिले कर दिया। अब डिले के मेजॉरिटी चांसेस ये होते हैं कि इट माइट बी एक्सपेंसिव, या गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हैं तो वहां करना आ जाए, टाइम मिल रहा है आपको 1.5 महीने बाद। चलें डॉक्टर साहब, इसको आगे से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में खुशामदीद, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू चल रही थी और बहुत इंफॉर्मेटिव चल रही थी, तो लेकिन अभी जो एक और मेन क्वेश्चन है कि इसके ट्रीटमेंट की तरफ स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा शॉर्टली आप बताएं कि क्या क्या हो सकता है, हमें कैसे करना चाहिए, पहला स्टेप क्या होगा, पहला टेस्ट क्या होगा, फिर उससे आगे स्टेज क्या होगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए जो हम बासानी एक आम बंदा कर सके। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बंदा अपने आप देखते हैं कि देर सम ग्रोथ है या कुछ चीज़ अंदर मुंह में आ रही है, अपने आप को शीशे में देखे या फील करता है उसको, तो ही शुड विजिट द डॉक्टर, डेंटल सर्जन के पास जाए या ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास आए, तो उसको पता चले कि यार ये फूल क्यों रहा है, या वहाँ पे एक कोई ग्रोथ हो गई है तो क्यों है। और उसके बाद अमूमन अगर वो जिस मैं आपसे कहा ना, अल्सर है या कोई पेडंकुलेटेड ग्रोथ है या सेसाइल ग्रोथ्स हैं, तो उसकी इफ इट्स मोर देन 14 डेज, 14 दिन से ज़्यादा हो गए, तो फिर हम उसकी बायोप्सी करते हैं। ठीक है, तो बायोप्सी अगर बोला जाए तो बायोप्सी करवाएं आप सबसे पहले। उसके साथ हम लोग CT स्कैन वगैरह भी कर देखते हैं कि वो उसकी CT से पता चलता है वो अंदर कितना अंदर तक गया है।
उस कितने अंदर स्ट्रक्चर था, क्या अगर वो काटना है तो कहाँ तक काटना है, और क्या स्टेजिंग है उसकी स्टेजिंग होगी, या वो कैंसर उमूमन नीचे हदूदों में फैलता है, ठीक है। तो वो हदूद हमको जो कौन से हदूद निकालने हैं, तो ये हमको सर्जिकल प्लान के लिए भी, और हमको ये भी पता चलता है, डायग्नोस्टिक भी है कि यार ये कहाँ तक एक्सटेंशन कहाँ तक है, कि हम इस एक्सटेंशन से इसको यहाँ से करेंगे। ठीक है। वही हमको बताते हैं कि यार ये ऑपरेबल है या मेडिसिन से कवर या अब पहले हम इसको रेडिएशन और कीमो से कुछ कम करें, फिर हम सर्जरी पे जाएं, या पहले सर्जरी करें। तो वो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहले, ठीक। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नॉर्मली इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 60-80% तक हम पहले ऑपरेट करते हैं। उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आती है, सर्जिकल रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट सर्जरी के बाद, तो दैट टेल्स अस कि यार दिस पेशेंट नीड्स कीमो रेडिएशन और नॉट, ठीक ठीक। क्योंकि अच्छा, उस इसका डिफरेंस बताइएगा, ये रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में डिफरेंस क्या है? और कीमो ड्रग्स के साथ होगी, ठीक है, ठीक है, उसके जो ड्रग्स होती हैं कैंसर की, वो ड्रग्स उसके साथ ऐड कर देते हैं जॉइंट थेरेपी के साथ, और रेडिएशन होती है कि हम आपके वो शुआएं लगती हैं, तो ये शुआओं के, ताकि वो एरिया जो वहाँ पे हो सकता है कि यार क्योंकि उसकी डेप्थ ज़्यादा है, यानी ट्यूमर जो था उसकी जो डेप्थ है अगर वो ज़्यादा है, या उसने हमारे हदूदों में आया हुआ है, या और जो पैरामीटर्स हैं हमारे कि जिसमें हम उसको भेजते हैं, तो अगर ये सब चीज़ें हैं, या साइज़ बड़ा है, जो भी है, तो बोन इन्वॉल्व है या नहीं है, बोन कट, तो वो फिर हम उसमें फिर हम उसको रेडी कीमो, ताकि जो भी ज़रात पीछे अगर खुदा ना खासा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे ज़रात नज़र नहीं आते, तो वो भी उस वक्त ख़त्म हो जाए, और आगे की जो साइड की जो एरियाज है, फील्ड उस फील्ड को भी तबाह कर दे थोड़ा सा। ठीक उसके अपने नुकसानात भी बहुत हैं, ठीक है। पेशेंट के बड़े नुकसान, मगर उसकी फिर हम उसको पीना, खाना पीना, उसको मिर्चें लगना, उसकी है बिल्कुल, ये एक अजाब है। एक बंदा बड़ा वो अकेला वो खुद नहीं गुजर रहा होता इस प्रॉब्लम में, आई थिंक द होल फैमिली इज इन्वॉल्व इन इट। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि पेट में नलकी डालते हैं, कभी कोई नाक से भी नलकी डालती ताकि फीडिंग ट्यूब हो। ठीक है, ठीक है। तो इट डिफरेंट मोडालिटीज हैं, तो वो हम दैट वी डिस्कस विद द पेशेंट एंड टेल, वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट चीजें होती हैं। अच्छा, सर्जरी हो गई है, अब उसके बाद उसके प्रिकॉशंस, डाइट प्लान, एक्सरसाइज, यस ये सब चीजें वो डाइट ही के लिए तो हम ये नहीं, तो उसके फीडिंग बाद ट्यूब तो, डालते हैं। हाँ, उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि वो तेज लगना खाना और दूसरी चीजें, वो जंक फूड उतना नहीं इस्तेमाल कर नहीं, वो तो फिर इतना तो वो एकदम तो शुरू भी नहीं कर सकते, कम 5-6 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होता है। मगर जब जो पेट में हम नलकी डालते हैं तो उसमें अच्छा खासा हलीम वलीम डालो क्योंकि वो तो इसलिए उसको पता था टेस्ट नहीं आएगा, मगर उसकी प्रोटीन्स और उसकी जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट है उसको मेंटेन करना है फॉर हिज बॉडी एबिलिटी टू फाइट दी रेडिएशन एंड उसकी जो कंसिक्वेंसेस हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे रेलेवेंट एक और क्वेश्चन है, वो ये कि हम जो ये बीबी ग्लो करवा रहे हैं, फिलर्स करवा रहे हैं, ये सारा कुछ कैंसर से रिलेट करेगा जाके या नहीं? क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि इसके भी लाजमी सी बात है कि साइड इफेक्ट्स तो हैं। एक स्किन में एक पिन जा तो रही है, एक मटेरियल जा तो रहा है आपकी स्किन के अंदर, तो ये हमारे लिए नॉर्मल है कि करवाना इजी है, या फिर इसमें भी कोई खतरा है? देखिए जी, कर कौन रहा है? डॉक्टर्स करवा हम रहे हैं, कर डॉक्टर्स रहे हैं। ट्रेंड है उसमें, ये देखिए सबसे पहला काम का गई है, क्या ट्रेनिंग है उनके पास? हाँ, सवाल है। एक डॉक्टर उठ के आगे 2 हफ्ते की ट्रेनिंग लेके आके उसने कर दी, आई डोंट नो, मैं इस पे ज्यादा बोल नहीं सकता। ये बिल्कुल एस्थेटिक्स वाली बातें हैं। बिल्कुल। तो ये टोटली डिफरेंट प्रोग्राम है इसका। नहीं, बस मैंने कहा क्योंकि हमारे इसी से रिलेट कर रहा था कैंसर से, कि जो फिलर्स वगैरह हैं या दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट हम अपनी स्किन के अंदर लेते हैं, तो मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि कौन करवा रहा है और कौन नहीं, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है, लाजमी सी बात है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं यूज होंगी तो वो नुकसान करेगा। अब हेलोनिक एसिड कभी यूज कर रहे हैं, कभी कुछ यूज कर रहे हैं, तो उनके अपने सच तो मैंने आपसे फिर वही कहा ना। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और ये क्वेश्चन है कि ये जो ओरल कैंसर है,
इसके लिए कोई एज है? जैसे हम कहते हैं कि शुगर होने के लिए पहले तो कहा जाता था कि वो एज आपकी 40 प्लस होगी तो जब जाके आपको शुगर होगी, फालिज होगा, ये इस तरीके की। लेकिन अब तो खैर 20 प्लस के पास भी ये पाई जाती हैं बीमारियां। लेकिन ये अगर हम ओरल कैंसर की बात करें तो ओरल कैंसर के लिए कोई एज है या किसी भी देखिए, उम्र के बच्चे को, बड़े को हो सकता है? जब हम कॉलेज में थे, 80s की बात है, उस वक्त तो ये था कैंसर इज 40 प्लस। जी बिल्कुल। ठीक है, तो सार्कोमोस जो है ना 40 से नीचे होते हैं, जी यानी ये चलते फिरते ये कान में पड़ता था। अब तो ये सब आई थिंक ये चीज़ ख़त्म हो गई है जी, बिकॉज ऑफ दीज इतना ज़्यादा यूजेज है कि हम बड़े कॉमनली हम 30-32 साल, 25 साल, 28 साल की उम्र के बच्चों को देख रहे हैं। एंड आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का, क्योंकि इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात की नहीं जाती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे शो करके, आपके साथ शो करके बहुत कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिला। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।